बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजम्पशन का सेकंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में हमने कंजम्पशन अंडर सर्टेनिटी डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करेंगे कंजम्पशन अंडर अनसर्टेनिटी, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम इसके assumptions देखते हैं। इसकी कुछ बेसिक assumptions हैं। पहली assumption तो ये है कि हम सपोज करते हैं देयर इज अनसर्टेनिटी इन द हाउस होल्ड इनकम ऑफ ईच पीरियड, एंड इंटरेस्ट रेट एंड डिस्काउंट रेट्स आर कंसिडर्ड एज जीरो। इंस्टेंटेनियस यूटिलिटी फंक्शन इज क्वाड्रेटिक इन नेचर, और हाउस होल्ड का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। अब इस केस में हमारे पास चूंकि उसकी इनकम में सर्टेनिटी नहीं है और इनकम जो है वो चेंज हो रही है, तो हमारी जो यूटिलिटी है वो हमें नॉन नहीं होगी, बल्कि हम जस्ट एक्सपेक्ट करेंगे उसको। तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इस फॉर्म में लिखी जाएगी, और जैसे अभी हमने कहा कि जो इंस्टेंटेनियस यूटिलिटी होगी वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, तो फिर हम उसको यूटिलिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज इक्वल टू सी टी माइनस ए बाई टू सी टी का स्क्वायर। अब स्क्वायर फॉर्म की वजह से यहाँ पे क्या बन गई है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो ये हमारी आ गई है यूटिलिटी की फॉर्म। उसके बाद हमने यहाँ क्या कहा था कि हमारा जो हाउस होल्ड है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अपनी लाइफ टाइम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। जब यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है तो उसका मतलब है कि जो इनिशियली उसको मार्जिनल यूटिलिटी की जो कॉस्ट है वो इक्वल होगी मार्जिनल बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन की। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन और जो उसके बेनिफिट होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो दैट मीन्स कि ये कंज्यूमर जो है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा है। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जब हमारे पास ये यूटिलिटी की फॉर्म है तो हम यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन निकाल सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन निकालने के लिए हमने सिंपली इसका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू सी टी। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे सिंपली ये टर्म तो 1 हो जाएगी, माइनस यहाँ पे a बाई टू हमारे पास ऐसे ही था। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया सी स्क्वायर का, स्क्वायर टू की टर्म बाहर नीचे आ गई, सी टी वी आर लेफ्ट विद 2 माइनस 1, दिस इज एज 1 माइनस 2 और 2 कैंसिल हो गया, सी टी 2 माइनस 1 क्या होता है 1। तो हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी की कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है 1 माइनस ए सी टी। अगर हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी की कॉस्ट जो है इन फर्स्ट पीरियड या इन वन पीरियड वो क्या होगी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे वन पीरियड के लिए 1 माइनस ए सी 1। अब देखें ये हमारे फर्स्ट पीरियड की कॉस्ट है, और इसकी बेस पे हमने एक्सपेक्ट करना है कि उसको फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो हम उसका लिखेंगे मार्जिनल बेनिफिट ऑफ यूटिलिटीज को क्या हो जाएगा, मार्जिनल बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन को क्या हो जाएगा, वो एक्सपेक्टेड होगी इसी की बेस के ऊपर। अब ये फर्स्ट टाइम के लिए, और हम चूंकि लाइफ टाइम की बात करें तो हम यहाँ पे सी टी पुट कर लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन के केस में जो उसकी मार्जिनल जो यूटिलिटी की कॉस्ट होगी वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी और मार्जिनल बेनिफिट ऑफ यूटिलिटी इक्वल होगी। तो कॉस्ट हमारे पास आ गई 1 माइनस ए सी 1, दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 माइनस ए सी टी। इसको एक्सपेंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, और हम रिलेशन देखते हैं कि C1 और C2 का क्या रिलेशन आता है। तो 1 कांस्टेंट एक्सपेक्टेशंस पे नहीं लगेगी, माइनस ए कांस्टेंट है, और ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आ गई। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा माइनस को 1 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस ए सी 1 इज इक्वल टू माइनस ए सी टी। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस ए सी 1, ये भी ए आगे था नीचे डिवाइड हो गया, यहाँ पे हमारे पास रह गया ई सी एंड डी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मतलब है C1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड कंजम्पशन और एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम कंजम्पशन की, यानी हम फर्स्ट टाइम की जो कंजम्पशन होगी उसकी बेस पे एक्सपेक्ट करेंगे लाइफ टाइम कंजम्पशन को। ठीक है, तो ये हमारी टोटल कंजम्पशन हो जाती है। अब हम इसको लिखते हैं अपनी बजट कंस्ट्रेंट में। बजट कंस्ट्रेंट के लिए वही तरीका है कि हमारी जो कंजम्पशन होगी दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द इनिशियल वेल्थ प्लस हमारी इनकम। तो अब इनकम को हम कैसे लिखेंगे, यानी हमारी कंजम्पशन इज लेस देन इक्वल्स टू ए नॉट इनिशियल वेल्थ है हमारी प्लस हमारी इनकम। अब इसको हमने लिख दिया समेशन P फ्रॉम 1 टू कैपिटल T इज द लाइफ टाइम, E1 फर्स्ट टाइम की बेस पे एक्सपेक्टेशन फॉर्म हुई है, CT। ठीक है, ये हमारी आ गई कंजम्पशन लेस देन इक्वल टू, ये हमारी इनिशियल वेल्थ आ गई। और इनकम में भी आप देखें हमारे पास हमने कहा था कि हमारी फर्स्ट असम्पशन थी कि हाउस होल्ड की इनकम में अनसर्टेनिटी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, T इज इक्वल टू 1 फ्रॉम T एक्सपेक्टेशंस बाय आई। ठीक है,
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी इनकम को, तो ये हमारी बजट कंस्ट्रेंट की ये फॉर्म बन जाती है। और अगेन हमने देखा था कि जो बजट में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन होती है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे भी हम बजट कंस्ट्रेंट में इक्वलिटी का साइन यूज़ कर लेंगे। तो हम इसको लिखते हैं टी E1CT इज इक्वल्स टू इनिशियल वेल्थ प्लस लाइफ टाइम इनकम, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम वाई आई। नाउ एज बिफोर हमने कहा था कि जो उसकी कंजम्पशन है, एक्सपेक्टेड कंजम्पशन है, वो हमारी उसकी टोटल लाइफ इनटू लाइफ टाइम कंजम्पशन की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि फर्स्ट टाइम पीरियड की कंजम्पशन उसकी T1 है, सेकंड T2 है, T3 है, T4 है, और सब आपस में इक्वल है, तो उसकी लाइफ टाइम कंजम्पशन जो है वो कैपिटल T इंटू सी टी की इक्वल आ गई। इसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सी टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा टी इज इक्वल टू 1 टी E1 वाई आई। ये हमारे पास फॉर्म बन गई। इसको हम कंजम्पशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सी टी इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटू ए नॉट प्लस टी इज इक्वल टू 1 कैपिटल टी एक्सपेक्टेड इनकम। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है किसकी? ये हमारी इक्वेशन बन गई है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी। अब आप देखें कि ये उससे मिलती जुलती है सर्टेनिटी वाली केस में। वहाँ पे हमारे पास इनकम नॉन थी और हमने कहा था कि जो कंज्यूमर होता है वो अपने लाइफ टाइम इनकम को इक्वली डिवाइड करता है सारे अपने लाइफ के पीरियड्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे अब उसकी इनकम नॉन नहीं है, तो उसकी ये एक्सपेक्टेड जो है वेल्थ है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वेल्थ या एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम वेल्थ है, तो वो अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम वेल्थ का 1/t पोर्शन जो है वो यूज़ करता है हमेशा। तो ये हमारे पास आ गई है अनसर्टेनिटी की कंडीशन। यानी इसमें क्या होता है कि अब चूँकि उसको पता नहीं है कि जो एक्सपेक्टेशंस है उसकी जो कंजम्पशन होगी उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो अगर हम देखें तो जो एक्सपेक्टेशंस की बेसिक जो है डेफिनेशन, तो वो कहती है कि अगर हम किसी एक टाइम की एक्सपेक्टेशन फॉर्म करते हैं तो वो डेफिनेटली बेस करती हैं प्रीवियस टाइम पे, ठीक है, प्लस चेंज समथिंग दैट चेंजेस बिफोर रीचिंग दिस पीरियड दैट चेंजेस बिफोर बिटवीन दीज टू पीरियड्स। तो ये चेंज जो होता है, अगर हमें ये नॉन होगा चेंज, तो जाहिर है फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये सर्टेनिटी का केस बन जाएगा। लेकिन जब चेंज हमारे पास अननोन होगा जो इस टाइम के दरमियान, तो हमारा कंजम्पशन जो है वो उसकी फॉर्म डिफरेंट हो जाएगी और हमारी जो कंजम्पशन पैटर्न हो जाएगा वो हमारा अनप्रडिक्टेबल हो जाएगा या अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि वो क्या चीज़ है, व्हाट डिटरमाइंस द चेंज इन कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन में जो चेंज आता है उसका क्या रीज़न है। यानी एक टाइम पीरियड से जब हम अगले टाइम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो ये जो चेंज है इसकी क्या रीज़न है। अब हमने कंजम्पशन सी टी की इक्वेशन ड्राइव कर ली थी 1/t इंटू ए नॉट प्लस टी फ्रॉम 1 टू कैपिटल टी एक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है, ये हमारा एक हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली थी। अगर हमारा ये टाइम पीरियड 1, अगर हम इसको फर्स्ट टाइम पीरियड कंसिडर करें तो हम T2 के लिए C2 के जब हम इसको लिखना चाहेंगे तो अब लाइफ टाइम टोटल लाइफ T थी, एक टाइम गुजर चुका तो लाइफ क्या हो जाएगी, T-1 हो जाएगी। इनिशियल वेल्थ हमारी A0 थी और जब हमारा एक साल गुजर गया या एक टाइम पीरियड गुजर गया तो इनिशियल वेल्थ A1 आ गई, प्लस अब लाइफ का टाइम गुजर चुका है तो यहाँ पे भी T जो है वो 2 से स्टार्ट होगा अप टू द कंप्लीट लाइफ। अब एक्सपेक्टेशन जो है वो 1 टाइम भी कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड टाइम पे एक्सपेक्टेशन फॉर्म कर रहे हैं इनटू वाई आई। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब बेसिकली चेंज यहाँ से आ रहा है। अब देखें कि A1 जो है, जब हमारे पास हमारी कोई इनकम होती है तो उसको हम कंजम्पशन एंड सेविंग में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और सेविंग हमारी यहाँ से क्या निकलती है, सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन। यानी हमारे पास जितनी हमारी टोटल इनकम थी या हमारी जो वेल्थ थी उसमें से हमने अपनी कंजम्पशन निकाल ली, तो बाकी जो चीज़ भी बच गई वो हमारी एक पीरियड की सेविंग बच गई। जो हमारी फर्स्ट पीरियड की सेविंग है वो नेक्स्ट पीरियड में जाके हमारी इनिशियल वेल्थ के अंदर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए है ये असल में क्या चीज़ है हमारे पास, T-1 इंटू A1 क्या चीज़ था, हमारी जो A0 इनिशियल सेविंग थी, इनिशियल जो वेल्थ थी, और फिर जो हमारी उस टाइम पीरियड के अंदर सेविंग हुई वो चीज़, प्लस दिस वन T इज इक्वल टू 2 T एक्सपेक्टेशंस ऑफ इनकम। अब S को हम ओपन करके अगर लिखना चाहें, यानी इनकम एंड कंजम्पशन की फॉर्म में हम लिखेंगे इसको,
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इनकम माइनस कंजम्पशन प्लस 3 इज इक्वल टू 2t E2/5। ये हमारी सेकंड की C2 की फॉर्म बन गई है। अब देखें इसके अंदर आपसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हम करते हैं एक टर्म T फ्रॉम सेकेंड पीरियड में, जब हमने फर्स्ट टाइम एक्सपेक्टेशंस फॉर्म की yi के बारे में। ये टर्म हम इस अपनी इक्वेशन के अंदर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और हम इसको यहाँ लिखते हैं C2 इज इक्वल टू 1/t-1 इंटू a0 प्लस y माइनस C1। अब ये फर्स्ट टाइम की बात हो रही है तो y1 C1 हम पुट कर लेते हैं प्लस t इज इक्वल टू 2 फ्रॉम कैपिटल T टू स्मॉल t2 कैपिटल T E2/i। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी और इसे हमने ऐड कर लिया E1/i और यही हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। A0 प्लस y फर्स्ट और यहाँ से जो प्लस की टर्म है यानी हमारी जो एक्सपेक्टेड इनकम थी फर्स्ट टाइम में उसको हम यहाँ पे इसके साथ लिख लेते हैं E एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्सपेक्टेशंस माइनस कंजम्पशन प्लस ये दो टर्म प्लस वाली हमको ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये जो है वो बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन द फर्स्ट टाइम एंड द सेकेंड टाइम, तो हम इसको लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो तीन चीज़ें थी वेल्थ और हमारी इनकम और जो एक्सपेक्टेड इनकम थी ये सब हमने क्या कर लिया, हमारे फर्स्ट टाइम की टोटल कंजम्पशन हो गई। हमने जब सेकेंड टाइम पीरियड में हमने मूव किया तो ये हमारी सब की सब टोटल कंजम्पशन हो गई फर्स्ट टाइम पीरियड की। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी कंजम्पशन ऑलरेडी मौजूद थी प्लस ये हमारे पास टर्म ऐसे ही आ गई। इस टर्म को हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम C-1 को कॉमन लेते हैं और उसके बाद ये जो टर्म है इसको अंदर हम इसको सबके साथ डिवाइड भी कर देते हैं। जब हम इधर इसको C1 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बच गया T-1 प्लस T इज इक्वल टू 2 कैपिटल T E2/i माइनस कैपिटल T E1/i। ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब हम इसको एक्सपेंड करें अगर C1 T-1 डिवाइडेड बाई T-1 प्लस 1/T-1 इंटू T इज इक्वल टू 2 कैपिटल T E2/i माइनस T इज इक्वल टू 2 कैपिटल T E1/i। ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो सेकेंड टाइम की कंजम्पशन थी सेकेंड टाइम पीरियड की कंजम्पशन लाइफ टाइम में दैट इज इक्वल टू C1 प्लस 1/T-1 इंटू T इज इक्वल टू 2 कैपिटल T E2/i माइनस T इज इक्वल टू 2 E1/i। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है और ये हमारा चेंज है जो कि हमारी सेकेंड टाइम की कंजम्पशन को इफेक्ट करता है। अब देखिए ये चेंज अगर हमें नॉन होगा तो चेंज नॉन होने की वजह से जो हमारी यानी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी उसका डिफरेंस जीरो होगा। चेंज नॉन होने का मतलब है कि हमें हमारे पास कोई एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नहीं है बल्कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जब ये टर्म जीरो हो जाएगी चेंज नॉन होगा तो फिर क्या होगा कि हमारी सेकेंड टाइम की जो कंजम्पशन है वो फर्स्ट टाइम की कंजम्पशन के ही इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो फिर ये हमारा जो है सारी ये टर्म जीरो हो जाती है। लेकिन जब हमें चेंज अननोन होगा तो इस अननोन चेंज की वजह से जो हमारी सेकेंड टाइम की कंजम्पशन होगी वो अनप्रेडिक्टेबल होगी या अनएक्सपेक्टेड होगी। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो कंजम्पशन है वो अनसर्टेनिटी के केस में अनप्रेडिक्टेबल होती है क्योंकि हमारे पास एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है और हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं होता जिसकी वजह से हमारे ये डिफरेंस आता है। तो जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि जो हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन होगा वो क्वाड्रेटिक इन नेचर होगा। अब उसका रीज़न ये था कि क्वाड्रेटिक इन नेचर की वजह से अगर हमारे पास जो यूटिलिटी का हमारा फंक्शन था वो हमें सर्टेनिटी इक्वलेंस को भी शो करता है। ठीक है, सर्टेनिटी इक्वलेंस को शो इसलिए करता है
कि जब हमारे पास अगेन इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो दोनों टाइम की कंजप्शन सेम हो जाएगी और सर्टेनिटी का केस आ जाएगा। और अगर इंफॉर्मेशन डिफरेंस होगा तो फिर उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे और ये हमारा जो है वो अनसर्टेनिटी का केस होगा। थैंक यू।